मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूँगी सुदर्शन परिवार के प्रधान संपादक, सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को। सर आप आएँ और कार्यक्रम को गति दें। भारत माता की। आज डॉक्टर समिट के निमित्त इस सभागार में उपस्थित सभी डॉक्टर, मेडिकल क्षेत्र से आए हुए छात्र एवं पत्रकार, वैसे तो ये पहला इवेंट है इस विषय पर। हमने प्रयास शुरू किया है कि इस वर्ष से हम विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एकत्र बुलाकर उनके साथ कुछ ऐसी चर्चा करें कि उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या होने की संभावना है, उसमें राष्ट्र हित में, समाज हित में या मानवता के हित में क्या हो रहा है, या इसमें आने वाले दिनों में क्या चुनौतियां हैं। हम ये देखते हैं और आप जानते हैं कि सुदर्शन भारतीयता को प्राथमिकता के साथ प्रमोट करता है। फिर वो भारतीयता का मतलब हमारे लिए भारतीय चिकित्सा, हमारे लिए भारतीय खान पान, भारतीय पहनावा, ऐसे विभिन्न प्रकार से है। अब हमें टेक्नोलॉजी विदेशी चाहिए कि नहीं, तो चाहिए। हम कहते हैं कि हमें अगर कंप्यूटर चिप चाहिए तो विदेशी चलेगी, लेकिन पोटैटो चिप्स चाहिए तो भारतीय चाहिए। तो ऐसे ही हमारा चिकित्सा पद्धति के बारे में भी कहना है कि जहाँ पर हमको सर्जरी, हालांकि यहाँ पर भी सर्जरी भारत में सुश्रुत ने शुरू की थी और तब के जो टूल है वो आज भी विश्व के लिए एक अध्ययन का विषय है। तब उसको जिस प्रकार से विषाणु मुक्त किया जाता था और आज किया जाता है उसमें भी बड़ा अंतर है। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देते हुए विदेशी चिकित्सा पद्धति का क्या उपयोग हो सकता है और उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इसलिए इस समिट का आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आयोजन होगा। आज थोड़ा सा अव्यवस्था रही कि बाहर से आने वाले कुछ लोग फ्लाइटें कैंसिल होना या वगैरह वगैरह कारणों से नहीं आ पाए, लेकिन जो लोग आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। और आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को हम और आगे विभिन्न क्षेत्र अनुसार, जैसे इस बार भी हमने तय किया कि केवल एलियोपैथी वालों को बुलाएंगे, फिर हम आने वाले दिनों में आयुर्वेद का अलग करेंगे, होम्योपैथी का अलग करेंगे, नेचुरोपैथी का अलग करेंगे, ताकि इसमें और ज़्यादा विस्तार से जा सके। यह आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप जानते हैं अब तो आजकल टीवी पर या आपको सोशल मीडिया पर भी दादी माँ के नुस्खे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब की दादी को पता नहीं है। इसका मतलब है कि ये चीज़ें 51 साल पहले ख़त्म हो गई हैं। तो पहले दादी बताती थी बातों बातों में ही, क्या रे खाना खाने के बाद पानी तुरंत नहीं पीना चाहिए, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठना चाहिए। घर के बच्चे अगर लेट उठते थे तो उसको दादी बोलती थी। अब आज की दादी ही उस उम्र में आ चुकी है। मुझे कभी कभी लगता है कि वो कपिल शर्मा का जो शो है, जिसका मैं बहुत विरोध करता हूँ कि ऐसा कैसा परिवार दिखा रहा है, लेकिन आजकल ये स्थिति बनती जा रही है। और इसलिए आज सब कुछ डॉक्टर के मुंह से जब तक नहीं जाएगा, एक कहावत है ना कि सुनार के हाथ से ही कान को नाक को होल करते हैं तो छेद देते हैं, तो वो उसी के हाथ से होना चाहिए। तो वैसे आजकल सब कुछ डॉक्टर के हाथ से जाता है। डॉक्टर भी पहले जीभ दिखाओ कहते थे और वो देखकर बताते थे कि क्या है, उनको देखकर पता चलता था। लेकिन आजकल अगर डॉक्टरों को पूछते कि ऐसा क्यों नहीं करते, तो बोलते कि नहीं, एसओपी चेंज हो गया है। अब वो एसओपी चेंज हुआ है या पैथोलॉजिकल लैब चलानी है, ये भी उसके पीछे के कई प्रश्न हैं और उसके लिए डॉक्टर से ज़्यादा जिम्मेवार इसके पीछे का एक तंत्र है। या डॉक्टर चौहान के परिवार के लोग बैठे हैं, वो तो एक सेवा के रूप में इस काम को करते हैं, मेरा विश्वास है इसके ऊपर। लेकिन फिर भी ओवरऑल इस क्षेत्र के बारे में जो प्रश्न है उसके उत्तर भी क्या है, ये भी इस क्षेत्र के लोग दे दे तो एक ट्रांसपेरेंसी, डायलॉग और कम्युनिकेशन रहेगा, वो टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, तो और अधिक विश्वास निर्माण होगा। ऐसे कुछ विचार करके हम आने वाले दिनों में इन कार्यक्रमों को करेंगे। आज आप सब लोग यहाँ पर आए तो मैं स्वागत पुनः करते हुए, धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मंच पर ही रहें और मंच पर अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर आनंद जी को। डॉक्टर आनंद जी आप आए। प्रकाश हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है देश के हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, तो इसलिए सुदर्शन परिवार उन्हें सम्मानित करना चाहता है। डॉक्टर वीएस चौहान जी हमारे बीच आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आए।
सर मैं चाहूँगी कि आप लोग मंच पर ही बैठे, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे ऑडियंस हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी आपके सवाल हैं आप कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम हिमांशु भारद्वाज है और मैं जानना चाहता था, जैसे दो टाइप की मैंने मेडिसिन सुनी थी, प्रिवेंटिव होती है और एक क्यूरेबल मेडिसिन होती है। तो जो प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं, क्या उनका उपयोग अभी भारत में शुरू हुआ है या फिर क्यूरेबल मेडिसिन की तरफ मूवमेंट? हिमांशु, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जैसे अभी चर्चा करी चौहान जी ने कि हमें बताया कि इसमें कई सारे डिसीजंस फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है सच वो मेडिसिन नहीं मानी जाती, वो लाइफस्टाइल है, जीने की कला है। जैसे जीते हैं हम लोग नॉर्मली, खाना, संयम, नियम, इन सब का पालन करना, जो लाइफस्टाइल है उसकी इम्प्रूवमेंट, उससे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है वो काबू में रहती हैं। जैसे अभी बारिश का मौसम गया, बारिश के मौसम में हमारे यहाँ बहुत प्रिकॉशंस पहले से घर वाले बताते हैं लोगों को कि क्या क्या ना करें, बाहर की चीज़ें ना खाएं। खाने के बाद जो है जो डिजीज़ेज़ मिलती हैं, माने जो बीमारियाँ मिलती हैं वो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, उसको ट्रीट करने के लिए अगर आपने कुछ यूज़ किया तो वही क्यूरेटिव मेडिसिन बना। तो ये संयम, नियम, अनुशासन इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ है, इतनी कठिन चीज़ है, हम सभी जानते हैं इस चीज़ को, कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम लाइफ में थोड़ी आज़ादी ले ही लेते हैं। तो इसलिए क्यूरेटिव मेडिसिन या प्रिवेंटिव मेडिसिन का आना और जाना नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन में लाभ किसी को नहीं दिखता, पालन करने वाले को लगता है अनुशासन में बंधे हैं। जो हेल्थ केयर सेटअप्स हैं, जो चिकित्सा प्रणालियां हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हों, चाहे वो होम्योपैथिक हों, चाहे एलोपैथिक हों, कोई भी हो, उनमें लाभ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि प्रिवेंटिव में सिर्फ और सिर्फ जो है बताई जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप हल्दी दूध ले लीजिए, उसमें कुछ खास फ़ायदा किसी का भी नहीं है, न दवाई के मैन्युफैक्चरर का है, न हल्दी दूध बनाने वाले का भी डायरेक्टली नहीं है, घर में उपलब्ध होती हैं चीज़ें, है ना। तो इसलिए ये उपलब्ध हमेशा से है। ये मोर अबाउट टीचिंग, माने ज़्यादा सिखाने के ऊपर, ज़्यादा समझाने के ऊपर। प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल सिखाने और समझाने के ऊपर ही चलती है। पुराने जो हमारे नियम थे कि आप संयम का पालन करें, अनुशासन का पालन करें, जो कि बड़ा कठिन है, जो कि आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर किसी की नाइट शिफ्ट है, उसको कैसे बताएंगे आप कि ब्राह्म मुहूर्त में उठें, इतने बजे सो जाएं, इतने बजे खा लें। किसी की गार्ड की नौकरी है, उसको नौकरी करनी ही है। तो कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव के बीच में हमें एक बैलेंस ढूंढना पड़ता है। होना क्या चाहिए ये तो हम सभी को पता है, होना चाहिए प्रिवेंटिव की तरफ ही बढ़ना चाहिए। और अभी जो रिसेंट है इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जिसे हम कह रहे हैं कि हर पद्धति के जो बेहतर चीज़ें हैं उनको लिया जाए। जैसे मैंने योगा की चर्चा करी थी, अगर आप याद करें, क्योंकि योगा सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, इस टाइम पे करें, ऐसे करें, तो कई सारी बीमारियों का प्रिवेंशन उससे उसी जगह पे हो जाता है। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही जटिल प्रश्न है। जटिल इसलिए है क्योंकि हम एक तरफ मेडिकल टेक्नोलॉजी के हब भी लगा रहे हैं, पार्क्स भी लगा रहे हैं, जिनमें सारे उन्नत टेक्नोलॉजीज़ बनेंगी। बाहर से हमारे टाई अप्स हो रहे हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। साथ के साथ में अगर आप इंडिया में देखें तो पिछले कुछ एक सालों में ऑर्गेनिक क्रांति, यानी जिस विधि से हम पहले खेती करते आए थे, वो शुरू हुई है। तुलसी का, हल्दी का, इन सब का इम्पोर्टेंस बढ़ा है और इसका सर्टिफिकेशन पहले विदेशियों ने दिया, तब जाके हमने माना है कि हाँ अब ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे इसका, अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो उनसे एक तरह से सर्टिफिकेशन लेके देन हमने वापस से शुरू करा है। तो हम दोनों ही दिशाओं में बढ़ रहे हैं और मेरा यह मानना है कि जो देश विकसित होने की जितनी ज़्यादा तरफ बढ़ेगा वो उतना ज़्यादा अपने जड़ों की तरफ बढ़ेगा। आप चीन का उदाहरण ले सकते हैं। चीन काफ़ी हद तक अपने जड़ों पे ही काम करता है अगर मेडिसिन की बात करें तो। और कोई है जो सवाल पूछना चाहे? बगैर बीमारी डॉक्टर से कोई बात नहीं करना चाहता। आपके पास सवाल है? माइक लीजिए। युवाओं को हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पेशली हार्ट के बारे में, तो उस पर आप फोकस डालिए। और इसका रिलेशन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या टेक्नोलॉजी या रेडिएशन से क्या है, ये थोड़ा आपसे फोकस कीजिए जी। हाँ, तो एक एक करके लेते हैं। आपके प्रश्न के कई भाग हैं।
एक तो मेरा ख्याल जो अभी हमने पैनल डिस्कशन ख़त्म किया उसमें गुरुदत्त सर ने काफ़ी अच्छे से विस्तार पूर्वक आपको बताया कि आजकल के हार्ट के जो जितने भी रोग हैं उनमें लाइफस्टाइल का क्या रोल है, यानी जीवन की जो जीने की जो कला है, जो जीवनचर्या दिनचर्या है हमारी, वो कैसे उसको इफ़ेक्ट करती है, हमारा खान पान कैसे इफ़ेक्ट करता है। जो हमारे युवा हैं वो अभी ऑब्वियसली अफेक्टेड हो रहे हैं ज़्यादा मीडिया से, और मीडिया हमारे पास दोनों तरह के मिक्स्ड कंटेंट दिखाता है, माने यहाँ के भी विदेशी भी, और कंटेंट का ऐसा कभी बनाया नहीं गया कि वो गौरवान्वित महसूस करें कि वो एक ऐसे देश का हिस्सा हैं जिसके की प्राचीन पद्धति को पुराने कई वेस्टर्न देशों ने अपनाया है, आगे बढ़ाया है। जब तक ये चीज़ डेवलप नहीं होती तब तक ये प्रॉब्लम्स मिलती रहेंगी। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं गैजेट्स पे। गैजेट्स से प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने पहले भी बताया कि मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप मोबाइल को कितनी देर देखते हैं, कितनी देर उसके साथ बैठे रहते हैं, मोबाइल का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। अभी बहुत कम लोग हैं ऐसे, लेकिन ऐसे लोग हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ कॉल लेने और कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ब्रीफ कॉल करते हैं, 1 से 2 मिनट बातें करते हैं बस, उससे ज़्यादा बातें नहीं करते। तो अगेन बात जो है वो अनुशासन की है, वो बात मोबाइल की है ही नहीं। क्योंकि अगर उसकी बात करें तो बहुत लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं, उसकी वजह से जो लड़के पहले घर से निकलते ही नहीं थे, अब वो एक तरह से प्रोत्साहन पाके 10 किलोमीटर दिन में चल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो यहाँ हो गया कि टेक्नोलॉजी दोनों तरफ काम करती है, माने मोबाइल और टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों तरफ काम करती है, आपके बुरे के लिए भी भले के लिए भी। इसमें अनुशासन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, ही वाज 20 इयर्स ओल्ड, तो उसको हार्ट अटैक पड़ा था। उसके मेन आर्टरी लेफ्ट साइड के बंद थे, लेफ्ट के दो मेन ब्रांच होते हैं, लेकिन हमने सारी कोशिश करके उसको ट्रीटमेंट किया, उसका स्टेंट हुई। तो हमने जो हिस्ट्री लिया कि ऐसे क्या हुआ, क्या कर रहे थे, कैसे लाइफस्टाइल कैसा था, तो उसने बताया कि वो कैफिनेटेड ड्रिंक लेता था, रोज़ लाइक 10-12 बॉटल्स लेता था, हुक्का पीता था। तो उसका रीज़न वही था, स्मोकिंग, कैफिनेटेड ड्रिंक। उससे क्या हार्ट पे आती है, ये सारी डिजीज़ होती है। कैफिनेटेड ड्रिंक इज़ एसिडिक ड्रिंक, और हुक्का स्मोक हो गया। तो यंग यूथ में क्या होती है, एक्साइटमेंट होती है और डिप्रेशन भी होती है। हम भी उस फेज़ में आए हैं। तो यंग चाहता है हम हर टाइम यूफोरिक स्टेट में रहें, तो ये सारे लाइफस्टाइल वो अडेप्ट करने लग जाता है, जो कि हार्ट के लिए मतलब वेरी डेंजरस है। कोकेन लेते हैं, कोकेन से हार्ट अटैक आने की रिस्क मतलब इट्स लाइक 200% बढ़ जाती। तो ये सारे चीज़ें हैं जो यूथ अभी अडोप्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी ये क्या है कि लाइक हमने जिनको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए वो लोग ट्रैकर यूज़ करते हैं, कितनी स्टेप हुई, एक्टिविटी ठीक रखते हैं। दूसरी है जिनको हार्ट की रिदम डिस्टर्बेंस है, आर्टरियल फिब्रिलेशन है, रिदमिक डिसऑर्डर है, उससे उनको पता चल जाता है। जो रिस्ट में स्मार्ट वॉच पहनते हैं या मोबाइल में ट्रैकर रखते हैं तो कंसल्ट करते हैं तुरंत। जिनको हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक रहता है उनको तुरंत होते ही उनके ECG में आ जाती है, तो जल्दी आ जाते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी का बोन है, मतलब अच्छी चीज़ें हैं। और टेक्नोलॉजी की ख़राब एस्पेक्ट है कि वो जो गेम्स में रहते हैं उसमें भी एक्साइटमेंट रहती है, माइंड हार्ट रेट फास्ट रहती है, उसमें ड्रग्स की चांस रहती है। ये सब चीज़ें मतलब टेक्नोलॉजी की बैड एस्पेक्ट है। ठीक है जी। नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि एक्सरसाइज करिए, अच्छी डाइट लीजिए, तो काफ़ी समय से सुनने में भी आया है कि जो लोग जिम जाते हैं, ज़्यादातर जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, पर लेकिन उनको फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है। काफ़ी समय से सुनने में आ रहा है, आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए। इसका ज़्यादा विस्तृत जवाब जो है डॉक्टर गुरुदत्त देंगे। मैं आपको पहले मोटे तौर पे 2 बातें बताना चाहता हूँ। हाँ, इसको हम लोग अच्छे से समझें इस बात को। एक बात तो ये है कि जो केसेस हमें पता चलते हैं वो केसेस क्योंकि न्यूज़ में या मीडिया में आते हैं। सैकड़ों लोग रोज़ जिम जा रहे हैं, जिम ही नहीं बाकी लोग व्यायामशाला भी जा रहे हैं, बहुत लोग घर में ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज को उससे हम लेबल नहीं कर सकते कि एक्सरसाइज एक रिस्क है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो उसके साथ प्रोटीन के डब्बे आ रहे हैं, उनके जो कंटेंट्स हैं, उसके अंदर जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हैं, उसके ऊपर
FDA की तरफ से मान्यता जो है वो कई बार नहीं भी होती, और कई बार बच्चे बेध्यानी में वहाँ जाते हैं, उनको ले लेते हैं, और लेने के बाद जो है बहुत सारे लोगों की हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री रहती है, और बहुत सारे चूँकि सेलिब्रिटीज़ या ऐसे माने जो लोग बहुत फेमस थे, उनकी अल्प आयु में मृत्यु हुई। 40-45 की उम्र में अभी कई लोग जो मॉडलिंग काम करते थे, जो सिने जगत से जुड़े हुए थे, जो न्यूज़ जगत से जुड़े हुए थे, उनकी डेथ हुई है। उनकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री तो शेयर नहीं होती, लेकिन ये शेयर होता है कि ये जिम जाते थे, बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल रखते थे। जिम जाना पहली बात कि हेल्दी लाइफस्टाइल की कोई निशानी नहीं है अलग से। जिम एक फिजिकल एक्टिविटी है, वो कोई आदमी पैदल चल के पूरा कर रहा है, बाकी नॉर्मल काम करके पूरा कर रहा है। डाइट का मतलब ये भी नहीं है कि डाइट आप कोई विशेष डाइट लें, जो नॉर्मल डाइट है आपकी उसको विद इन कंट्रोल लेना है, पहली बात। दूसरा, जो उन डेथ्स के ऊपर चूँकि कार्डियोलॉजिस्ट ने काफ़ी एक्सटेंसिवली काम करा है, इसलिए कि पिन पॉइंट करके आपको कुछ और फर्दर बात जो है वो डॉक्टर गुरुदत्त बताएंगे, बिकॉज उनका क्षेत्र ही यही है, स्पेशलाइजेशन ही यही है। पर मेजॉरिटी बात ये है कि हर जिम जाने वाला या जिम जाने वाले लोगों में उनकी तादाद बहुत कम है। केस था, पब्लिसाइज हो गया, पर अगर आप कार्डियक वार्ड्स देखेंगे या नंबर ऑफ कार्डियक पेशेंट डिटेक्टेड देखेंगे इंडिया में डेटा उठा के, तो उनमें बहुत लोगों ने तो किसी चीज़ का शक्ल ही नहीं देखा। उनमें ओवरवेट लोग भी हैं, कम काम करने वाले लोग भी हैं, है ना, जो उम्र दराज लोग हैं वो लोग भी हैं, और युवा लोग भी हैं। 30-35 का युवा मानता है कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा है नहीं। आर्टरीज़ का बूढ़ा होना बहुत पहले से शुरू हो जाता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी सर ने आपको पैनल के दौरान ही दी थी कि बहुत अर्ली चेंजेस शुरू हो जाते हैं। जो आप खाते हैं, जो आप स्ट्रीट फूड खाते हैं जिसमें बीसियों बार रखा हुआ तेल इस्तेमाल होता है, तो कई सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। आप सिर्फ एक इवेंट देखते हैं, वो मर गया जिम में काम करते करते, जिम में दौड़ते दौड़ते ट्रेडमिल पे, तो हमारे पास खबर बस यही आती है। सर प्लीज़ कुछ ऐड करना चाहें तो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो लोगों की डेथ हुई है ना हार्ट अटैक में जिम में, उनकी अगर हिस्ट्री लें तो दैट विल बी द फर्स्ट डे ही विल बी अटेंडिंग द जिम। उससे पहले वो कभी नहीं गए होंगे, तो इसका मतलब है कि उनको पहले हार्ट डिजीज़ था। जिम में जब जिम में इज़ लाइक अ वर्कलोडिंग, यू आर इंक्रीजिंग वर्कलोड ओवर योर हार्ट। सो जिनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है और वो जिम पहली बार जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, तो वो तो नॉर्मल है। उनको ब्लॉकेज है और हार्ट पे लोड बढ़ गया, वो दैट विल बस्ट, प्लैक रप्चर बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो दैट इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक। एक बार बस्ट हो गया तो वहाँ बंद हो गई आर्टरी। तो many of the events, they are the first incident in their life, they will be attending the gym and they will be dying out of a heart attack MI. तो उसमें ये पाया गया है कि जिस प्रकार से एलोपैथी मेडिसिन देने से लगातार लंबे समय तक अगर किसी डिज़ीज़ के लिए देते हैं हम लोग, तो उसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, जैसे किडनी फेलियर का या लिवर फेलियर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जबकि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ये कहते हैं कि नहीं, हमारी मेडिसिन लेने से व्यक्ति लॉन्ग लाइफ लास्टिंग तक चलता है और उसमें इस प्रकार की कोई प्रोसेस नहीं होती है कि मेडिसिन आपको आजीवन लेनी पड़े। जैसे हार्ट की हो गई आपके, और किडनी से संबंधित बीमारी हो गई, लिवर की हो गई, आपके शुगर की हो गई, तो इस प्रकार की बीमारियों में व्यक्ति कितने दिन तक, कब तक धैर्य अपना रखे और उस मेडिसिन को रेगुलर चलाए। और साथ में ही हमारी बहुत सारी हिंदुस्तानी कंपनियों में ये भी आता है कि वो पेप्सी बेच रहे हैं एनर्जी ड्रिंक करके। हमारे युवा नहीं समझ पाते हैं कि किस प्रकार का स्लो पॉइजन वो अपनी बॉडी में लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से खाद्यान्न संबंधी जो भी वस्तुएं मार्केट में मिलती हैं उनमें भी मिलावट आता है। और हम लोग जानते हैं कि स्प्राउटेड ग्रेन्स किस चीज़ में मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है और क्या क्या होना चाहिए, खाद्यान्न क्या क्या होना चाहिए। डॉक्टर्स और फिजिशियन के कहने के बावजूद भी नई जनरेशन उसका पालन नहीं कर पाती है। जहाँ तक मेरा अंदाज है, इसमें जो बिक्री होती है, जो बड़े बड़े कंपनी चलाने वाले लोग होते हैं वो भी अपना लगातार चलाते रहते हैं और उन्हें किस प्रकार से लाइसेंस मिल जाता है। और मेडिसिन के क्षेत्र में जब हम लोग घुसते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉक्टर खुद नहीं जान पाता है कि यह मेडिसिन ओरिजिनल मेडिसिन है या डुप्लीकेट है। इतनी डुप्लीकेसी, इतनी खाद्य वस्तुओं में मिलावट और आपके स्लो पॉइजन, जैसे आपका कहवा हो गया, कॉफ़ी
हो गया, पेप्सी, थम्स अप, इसमें इथेन, मीथेन और क्लोरोफ्लोरो तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें जानते हुए भी उन्हें अवॉइड नहीं कर पाते हैं और सरकार उन पर शिकंजा नहीं कस रही। इस वजह से मैं थोड़ा विस्तारपूर्वक सुझाव दें। थैंक यू। आपका प्रश्न था ये या आप सुझाव दे रहे थे? मैं मतलब प्रश्न का ट्रैक खो गया मेरा क्योंकि मेरा कहना है आपने कई मुद्दे एक साथ ले लिए, उनमें से कई प्रश्न जो हैं उनका कोई आंसर जो है डेफिनेटिव नहीं है, बिकॉज जहाँ तक दवाइयों की बात करें उसके लिए हमारे देश में रेगुलेटरी बॉडी है, उससे अप्रूव होके ही दवाइयाँ आती हैं। डुप्लीकेट मेडिसिन से एक अवैध कारोबार है, अवैध कारोबार को तो ऐसे भी रुकना चाहिए, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। रही बात एक आपके पूरे वृतांत में मैंने एक चीज़ सुनी कि आयुर्वेदिक कहते हैं वो अच्छे हैं या एलोपैथिक कहते हैं, ये कोई फाइट नहीं है। इसको हम लोग विदेशों में लोग कहते हैं कैफेटेरिया अप्रोच, माने आप गए, आपने चुना कि मुझे कौन सी पद्धति की डॉक्टर चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे मैं ही डॉक्टर हूँ, अगर एलोपैथिक हूँ, हो सकता है मेरे घर में किसी को होम्योपैथिक पे ट्रस्ट हो, वो होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रहे हो, किसी को आयुर्वेदिक पे ट्रस्ट है, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा है। कई सारी क्रॉनिक बीमारियां हैं जो आप बता रहे थे कब तक खाए पेशेंट, कई बार लोग थक के भी चाहते हैं ऑल्टरनेट थेरेपी यूज़ करना, कईयों को उससे बेनिफिट भी है। हेड टू हेड ट्रायल जिसको बोलते हैं हम लोग, माने सबूत देना किसी बात का, वो साइंटिफिक स्टडीज़ अभी इंडिया में इंटीग्रेटेड ट्रायल्स बहुत कम किसी चीज़ के हुए हैं कि अब हम बीपी के लिए आयुर्वेदिक दवाई और एलोपैथिक दवाई का साथ के साथ कंपैरिजन करेंगे, इसका कोई क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, सारा डेटा नोट करेंगे, लोगों को बार बार बुलाएंगे जैसे एलोपैथिक दवाइयों में अप्रूवल लेने के लिए होता है। तो अभी ये ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है, जब ये होगा तभी हम बोल सकेंगे कौन किससे बेहतर नहीं बेहतर। अभी तो ये माने कि आपके पास सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं, आयुर्वेदिक भी, एलोपैथिक भी, और जहाँ तक केमिकल्स की बात करी है आपने, आयुर्वेदिक दवाई हो, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, तीनों ही लास्ट में जाके बॉडी में मेटाबोलाइज होंगे एज केमिकल्स। इनकी पहले आगे स्टडीज़ नहीं होती थी। आज का जो मुद्दा था पैनल का, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से जब उन्होंने ट्रेस करा है, देखा है, जिसके आधार पर अब दवाइयाँ नई बनाई जा रही हैं, ड्रग डिज़ाइनिंग की साइंस आगे बढ़ी है। उसका कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इंसुलिन के फॉर्म में। इंसुलिन को सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट माना जाता है, लेकिन इंसुलिन के भी अपने घाटे हैं। इंसुलिन भी कई प्रकार की आने लगी है मार्केट में। तो ये इतना जटिल विषय है कि इस पर एक सरल आंसर नहीं हो सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आप छोड़ के मुंह मोड़ लेंगे कि नहीं हमारे बाप दादाओं ने यूज़ नहीं किया, आप कितने ज़्यादा साल का इतिहास जानते हैं? हमारा जो उन्नत इतिहास है वो तो लोग ढूंढ ही रहे हैं, निकाल ही नहीं पा रहे अभी तक। तो वो तो हज़ारों साल पुराना इतिहास है, हज़ारों साल पुराना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, दवाइयाँ मिली हैं। पहले बायोडिग्रेडेबल सूचर्स जो हैं वो सुश्रुत संहिता में डिस्क्राइब्ड हैं। उन्होंने चींटे यूज़ करे थे, लाइव चींटे एज बायोडिग्रेडेबल सूचर, वो अंदर ही खुद ही सूख जाते थे, बाद में उसके लिए मटेरियल आ गया, बट प्रिंसिपल तो वो गाइडिंग प्रिंसिपल तो सेम ही रहा है। तो जैसे मैंने आपको चर्चा की हल्दी की, चर्चा की तुलसी की, इन सभी का ऑलरेडी बेनिफिट सब लोग मान रहे हैं। अभी इनफैक्ट जब हम यहाँ आने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, लोग ट्रैफिक में अटके हुए थे, हम सभी डॉक्टरों में आपस में सहजन की चर्चा हो रही थी, मोरिंगा की, कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे खुल के आए हैं सामने और साबित भी हुए हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा मानना यह है कि जो प्रश्न आपने पूछा है उसमें अगेन क्वेश्चन वही रहेगा, कुछ लोग समझदार रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे। अभी मैं बोल दूं सिगरेट पीना नुकसानदेह है, लेकिन कईयों के पॉकेट में अभी भी पड़ा होगा, है ना। और किसी का कोई सवाल? डॉक्टर आनंद, मैं कृष्णकांत, आपसे मैं 3 हिस्से में सवाल जानना चाह रहा हूँ। पहले 2 हिस्से का जवाब आपसे चाहता हूँ और 1 हिस्से का जवाब आदरणीय चौहान सर से चाहूँगा। पहले 2 हिस्से में सवाल मेरा ये है कि भारतवर्ष की जब हम बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी है, आज़ादी के बाद हमने काफ़ी तरक्की की है, काफ़ी इनोवेशंस हुए हैं, हेल्थ केयर पे काम हो रहा है और काफ़ी सुविधाएं बढ़ी है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जब आप सुदूर बस्ती में जाएंगे, गांव में जाएंगे, देहात में जाएंगे, तो जो हेल्थ केयर है लोग उस पर कंसंसनेस नहीं है, जो कॉशस होना चाहिए वो नहीं है। तो उसके लिए हमारा क्या उपाय है, कैसे लोगों तक पहुँचें, सुदूर देहात में जाएँ, उनको हेल्थ के बारे में कैसे बताएं, एक ये सवाल। और दूसरा सवाल हमारा है कि भारतवर्ष में कई चीज़ें हैं, लेकिन एक जो हेल्थ कल्चर होना चाहिए वो अभी तक नहीं दिखा है। और तीसरा सवाल हमारे चौहान सर से है कि खासकर जब यहाँ पर कोरोना आया, कोरोना के बाद में लोग वैक्सीनेशन लिया,
कई सारी मौतें हुई, बहुत भारी संख्या में लोगों की जाने गई। तो क्या ये आजकल जो बीमारियां हैं, जैसे हार्ट अटैक आते हैं, मैं भी स्पोर्ट्स मैन हूँ, खेलता हूँ, हमारे 2 साथी चले गए, खेलते वक्त में उनके हार्ट अटैक से स्टेडियम में मौत हुई है। तो क्या ऐसे कारण है कि ये वैक्सीनेशन के बाद लोगों में इस तरह की घटनाएँ बढ़ी है, और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? थैंक यू। तो पहले चौहान सर से जवाब लें या मैं ही जवाब दूं आपको? क्योंकि मैं सवाल भूल जाता हूं, 3 पार्ट में पूछे हुए सवाल का ना। तो पहला पार्ट मुझे जहां तक याद आ रहा है, अब मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैंने मिस कर दिया हो तो, कि पहला पार्ट ये है कि गांव, सुदूर गांव देहातों में कैसे पहुंचे टेक्नोलॉजी। तो जैसे आपने मैंने चर्चा में भी बताया था कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। इतना आसान नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और सरकार अगर आज एक कदम उठा रही है तो उस कदम का इम्पैक्ट शायद हमें 10 साल में जाके दिखे, क्योंकि इतना सरल नहीं होता इतनी आसानी से उन जगहों पे पहुंचना और हर स्पेशलिटी को वहां तक पहुंचाना। रही बात वहाँ के जो यूथ हैं, माने जो गांव देहात कस्बों का आपने कहा जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं, उसका आंसर मीडिया ही है। मीडिया जितना ज़्यादा अंदर पहुंच चुकी है, आप अगर, ये पुरानी बात हो गई कि कोई फिल्म आज रिलीज़ होती थी दिल्ली में, वो कोई सुदूर बैठा सहारनपुर में नहीं देख पाता था। अब लोग सेम डे सेम रिलीज़ वहाँ भी देख लेते हैं। तो आपको, आपके पास माध्यम आ चुका है, आपको कंटेंट यानी डालना है उसमें कि माध्यम से उस कंटेंट को पहुंचा सकिए। इस चीज़ पे सीवियर रोक लगनी ज़रूरी है कि फिल्म में हमेशा जो हीरो है, जो सोचने वाला व्यक्ति है, जो दिमाग लगाने वाला व्यक्ति है, वो सबसे पहले जाके एक सिगरेट पी के आता है बाहर, पूरा छल्ला बनाता है, तभी वो हीरो बनता है। जनरली विलन बेचारा वेजिटेरियन होता है, कुछ काम धंधा नहीं करता है। कई बार तो जो जिस तरह की चीज़ें हैं कि विलन जो है टीकाधारी है, वो टीकाधारी होने की वजह से वो इनोवेशंस को नहीं समझ रहा है, वो पुरातनपंथी है। तो ये सारी चीज़ें तो मीडिया को ही सुधारनी पड़ेंगी, कंटेंट डालना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स पे सीरीज़ बनती है, जो हेल्थ केयर पे सीरीज़ बनती है, उनमें डॉक्टर साइड एडवाइजर्स नहीं रहते। लेकिन अगर आप बाहर की सीरीज़ उठाएं, देखें, उनमें डॉक्टर्स के एडवाइस से बनती है तो बड़े अच्छे से बनती है, बीमारियों के ऊपर बड़े अच्छे से उसको पिरोया जाता है कहानी के अंदर। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो सोशल मीडिया है, जो केवल डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सबके माध्यम से हम वहाँ तक, यूथ तक संदेश पहुँचा सकते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, जहाँ तक चिकित्सा का सवाल है, वो धीरे धीरे अस्पताल खुलते जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या काफ़ी बढ़ी है। मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से सरकार और साथ में जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, ये जैसे जैसे एक दिन में ये नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश, बहुत पॉपुलेटेड, और रिसोर्सेज भी कम है हमारे पास। तो भारत में जैसे आपने देखा, मैं अभी इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं कर रहा, पर मैंने आज सुबह यहाँ आने से पहले थोड़ी पढ़ाई करी मेडिकल इनोवेशंस के बारे में। तो मुझे पता चला कि कई सारी चीज़ें जो टेलीमेडिसिन की हैं, मेडिकल डिवाइसेस की हैं, मॉनिटरिंग डिवाइसेस की हैं, हम एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में बनाते हैं। माने जो चीज़ 100 रुपये में कहीं बन रही है, भारत के इंजीनियर, भारत के टेक्नोलॉजी वाले लोग उसे 5 रुपये में, 10 रुपये में उपलब्ध करा दे रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप जनौषधि में भी देख सकते हैं कि मास प्रोक्योरमेंट से एटलीस्ट जो लोग चाहते हैं, अगेन मैं उसी बात पे आ रहा था, डॉक्टर साहब ने जो मुद्दा उठाया, मैंने कहा कैफेटेरिया अप्रोच। अगर कोई चाहे, कोई रिक्शा वाला है, कोई टैक्सी चलाने वाला, जिसके घर की आय 200 रुपये है, उसको अपने आय में से 20 रुपये निकालने हैं अपनी डायबिटीज़ की दवाई के लिए, तो उसके पास आज ऑप्शन है कि वो जनौषधि में जाके 2 रुपये वाली गोली खरीद सके। जिसको ऑप्शन है, जिसको इच्छा है कि मैं वो गोलियाँ खाऊँ जो किसी फर्दर और नामी गिरामी कंपनीज ने बनाई है, वो भी ऑप्शन है, वो कर सकता है खर्च। कैफेटेरिया अप्रोच है, सबके पास कम से कम होनी चाहिए सुविधा, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट के लिए मैं, आपने सर से पूछा है तो मैं सर को माइक पास ऑन कर देता हूँ। नहीं, मैं स्पेसिफिक कोरोना वाले विषय पे ये कहूँगा कि मैंने वैक्सीन नहीं लिया, मैंने परिवार में किसी ने नहीं लिया। जिन्होंने क्यों लिया उस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो विस्तार से अधूरी बात करेंगे तो फिर पूरी बात पहुँचेगी नहीं और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये यूएन का जो 2030 एजेंडा है, ये इन्वॉल्वमेंटल के नाम पर दुनिया की 60 करोड़ आबादी को कम करना है। अब वो करने के लिए अच्छाई के नाम पर भी कुछ करना है, बुराई के नाम पर भी कुछ करना है, और कुछ भ्रम पे भी होना है। तो उस समय मैंने, जब ये लॉकडाउन लगा था, उसके काफ़ी पहले हमने कहा था कि आने वाले कुछ महीनों में क्या क्या होने वाला है,
वो सब कुछ अब हो रहा है। तो हम मेडिकल फील्ड से भले ना हो, लेकिन हमने जो दावा किया था लोग खड़े खड़े ही मरेंगे, नाचते खाते हुए मरेंगे, नींद में भी मरेंगे, वो हो रहा है। क्योंकि ऐसी दुनिया में एक अल्टरनेटिव फोर्स भी है जो कॉन्स्पिरेसी के विरुद्ध अपनी बातों को रखती है। हमने उनकी बातों को सबूतों के साथ लिया, जिसमें HIV के मेडिसिन का खोज करने वाले नोबेल पारितोषिक विजेता हमारे मंच पर आए थे और उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया था कि हाँ, ये कोई विशेष चीज़ नहीं है, ये भी एक फ्लू है और भय से ज़्यादा लोग मरे, बीमारी से ज़्यादा। अब इसलिए मैं उस पर मैंने कहा ना कि अधूरी बात कह के पूरा कन्विंस नहीं किया जा सकता, लेकिन छोटे प्रश्नोत्तरों का सेशन है तो मैं यही कहूँगा कि अभी सावधान रहने की ज़रूरत है। इसमें डॉक्टर नहीं गए क्या? तो गए। जिन्होंने आँख बंद करके ये लोग कह रहे इसी पे पूरा भरोसा किया, वो भी गए। तो पेशेंट ही असुरक्षित है ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी है। बहुत से डॉक्टर तो केवल इसलिए गए कि वो भी भयभीत हो गए थे। अब उस समय की स्थिति का कल्पना करिए या थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए तो पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था। तो आने वाले दिनों में ये चुनौतियां रहेगी। ध्यान रखना, पहले वैद्य कोई फीस नहीं लेते थे, कुंडली देखने वाली कोई फीस नहीं लेता था, पंडित जी मंदिर में चढ़ावे पर ही जीते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें व्यवसाय नहीं थी। अब जो कर्ज निकालकर 200 करोड़ का हॉस्पिटल बनाएगा, जिसका एक रूम 5 स्टार होटल का रूम बनने में 3 स्टार का बनने में 40 लाख लगते, 5 स्टार का बनने में 1 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ के बीच का रूम बनता है। अगर 2 करोड़ का रूम बनाएगा कोई तो उसका रिटर्न भी चाहेगा ना। लेकिन आजकल ऐसे भी अस्पताल है सुपर स्पेशलिटी, जिसमें वो रूम जो है, क्योंकि एक ही रूम में सारी फैसिलिटी देनी है, तो 3 करोड़ का है, तो वो तो चाहेगा ना कि वहाँ एक पेशेंट निकले तो दूसरा रेडी रहे। अब अगर वो पेशेंट रेडी नहीं है तो उसको रेडी कराने के लिए कुछ व्यापारी भी साथ में जुड़े हैं। मैं सभी की ये बात नहीं कर रहा हूँ, फिर दोहराता हूँ, लेकिन जब व्यापार बन जाता है तो फिर उसमें कई प्रकार की चीज़ें खड़ी होती है। तो हमें यह तय करना चाहिए कि हम उसमें सेवा नहीं दे सकते और व्यापार की लूट नहीं करनी है, लेकिन केवल शुद्ध व्यापार करना है तो हमारे पास विकल्प क्या है, वो सोचकर वो करना चाहिए। ये सुचिता जो रखेगा वो पेशेंट के नज़रों में भी, ईश्वर के नज़रों में भी सही रहेगा, और जो सुचिता नहीं रखेगा वो तो बाकी लूट कर ही रहे। एक और फाइनल इसका उत्तर देकर, क्योंकि हमारा सेशन का टाइम खत्म हो रहा है, अब जानते हैं कि अभी आजकल सब लोग इंश्योरेंस लेते हैं हेल्थ का, इसलिए आपकी लूट पर आप ज़्यादा चिंतित नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी दे रही ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने प्रीमियम तो भरा ही है। लेकिन इस कारण आपके अंदर क्या क्या ठोसा जा रहा है, प्रयोग तो आपके ऊपर हो रहे हैं, दवाई तो अनावश्यक आपको दी जा रही है, आपको अनावश्यक एडमिट रखा जा रहा है, तो सफरर आप है। आपने प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट दे रही है, डॉक्टर और दवाखाने को पैसे मिल गए, लेकिन पीड़ित कौन है? आप है। तो ये इसके अंदर विवेक, विश्वास और कई चीज़ों का सम्मिश्रण करके ही आने वाले दिनों में आप जी सकते हैं। ये मेरा इस पे उत्तर है। ठीक है सर, इसी के साथ मैं चाहूँगी मेरे परिवार के मुखिया, हमारे परिवार के मुखिया यहाँ पर मौजूद हैं, तो 2 शब्दों के साथ कार्यक्रम का समापन। हो सकता है डॉक्टर साहब मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन वो उस समय लगती है, बाद में वो सच साबित होती है और अब तक होता आया है। और जैसे डॉक्टर चौहान आज यहाँ नहीं है, मैं तो वो आने वाले हैं, इसलिए मैं मुंबई से आज कार्यक्रम में आया था, उनको बता देना। उन्होंने अपने माताजी के स्मृति में एक नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, सारे प्रकार के ट्रीटमेंट का, जिसको आज की भाषा में अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, उसका सेंटर खोला है। वो इसलिए खोला है क्योंकि उनकी माताजी की इच्छा थी। अब मेरी माँ की कोई इच्छा है तो मैं करूँगा कि नहीं? तो हमारी माँ की इच्छा किसी व्यापारी की इच्छा की तरह होती है क्या? दुकानदार की इच्छा की तरह होती है क्या? नहीं, वो एक शुद्ध भाव होता है। तो हम सबको अपना व्यवसाय करते समय, डॉक्टर लोगों को भी अपना मातृत्व का भाव रखना चाहिए। और हम सब लोगों को, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की तरफ मातृत्व का भाव रखते हैं, ये भी भूलना नहीं चाहिए। आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद।